50 लाख का हीरो का हार मांगा तो मैनेजर ने उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। तभी शोरूम के सामने एक लाल बत्ती वाली गाड़ी आकर रुकी और फिर जो मंजर वहां मौजूद लोगों ने देखा उससे उनकी रूह कांप गई। दोपहर के 2 बज रहे थे। शहर के सबसे पॉश इलाके में स्थित राजघराना ज्वेलर्स अपनी चमक दमक के लिए मशहूर था। बाहर तेज बारिश हो रही थी, सड़क पर पानी भरा हुआ था। इसी बीच शोरूम का कांच का भारी दरवाजा धीरे से खुला। अंदर दाखिल हुई 65-70 साल की एक बुजुर्ग महिला। नाम था सावित्री देवी। उनकी साड़ी जगह जगह से फटी हुई थी, पैरों में हवाई चप्पल थी जो कीचड़ से सनी हुई थी और बारिश में भीगने की वजह से उनके सफेद बाल चेहरे पर चिपके हुए थे। वह जैसे ही अंदर आई शोरूम के ठंडे एसी की हवा से ठिठुर गई। उनके पैरों के निशान संगमरमर के साफ फर्श पर पड़ने लगे। शोरूम के हेड मैनेजर जिसका नाम विक्रम था, उसकी की नजर जैसे ही उन पर पड़ी उसका पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। विक्रम को अपनी ऊंची पोस्ट और शोरूम की रजिस्ट्री का बहुत घमंड था। वह अपने केबिन से बाहर निकला और जोर से चिल्लाया, ओ बुढ़िया, ये धर्मशाला नहीं समझ रखा है, ध्यान नहीं देता यहाँ कितनी महंगी सफाई हो रही है, चल बाहर निकल यहाँ से। सावित्री देवी ने अपनी कांपती हुई आवाज में कहा, बेटा मैं कुछ मांगने नहीं आई हूँ, मेरी पोती की शादी है, उसके लिए मुझे कुछ जेवर देखने थे, क्या तुम मुझे कुछ अच्छे हार दिखा दोगे? यह सुनकर विक्रम और वहां खड़े बाकी सेल्समैन ठहाके मारकर हंसने लगे। विक्रम ने हंसते हुए अपनी बगल में खड़े कर्मचारी से कहा, जरा देखो तो इसे इसे जेवर खरीदने हैं। अरे ओ माई, ये राजघराना ज्वेलर्स है, यहाँ की मिट्टी भी तेरे घर के राशन से महंगी बिकती है। जा जाकर फुटपाथ पर 10-20 रुपए की माला मिलती है, वो ले ले, यहाँ हमारा टाइम खराब मत कर। सावित्री देवी ने आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपनी पुरानी पोटली को सीने से लगाया और कहा, बेटा किसी ने कपड़े देखकर उसकी हैसियत का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए, तुम बस मुझे कुछ डिजाइन दिखा दो, पसंद आएगा तो मैं ले लूंगी। विक्रम का गुस्सा बेकाबू हो रहा था। उसे सिक्योरिटी गार्ड को आवाज दी, गार्ड इस पागल औरत को धक्के मार कर निकालो, इसने पूरे शोरूम का माहौल खराब कर दिया है। गार्ड आगे बढ़ा ही था कि कोने में खड़ी एक नई सेल्स गर्ल जिसका नाम सुमन था, तेजी से बीच में आ गई। सुमन एक गरीब घर की लड़की थी और उसे उस नौकरी की बहुत जरूरत थी, लेकिन उसने एक बुजुर्ग का यह अपमान देखा नहीं गया। सुमन ने हाथ जोड़कर विक्रम से कहा, सर प्लीज, ये एक बुजुर्ग महिला है, हमारे घर की दादी नानी जैसी। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, अगर ये कुछ नहीं भी लेंगी तो कम से कम बारिश रुकने तक इन्हें बैठने दीजिए, मैं इन्हें हैंडल कर लूंगी। विक्रम ने सुमन को घूरते हुए कहा, सुमन तुम यहाँ नई हो इसलिए शायद तुम्हें यहाँ के नियम नहीं पता, यहाँ से रईस लोग आते हैं, ऐसे भिखारियों को अंदर बिठाकर हम अपनी ब्रांड वैल्यू कम नहीं कर सकते। अगर तुम्हें इतनी ही दया आ रही है तो अपनी नौकरी छोड़कर इन्हीं के साथ भीख मांगना शुरू कर दो। दोस्तों, कहानी में आगे क्या हुआ यह जानने से पहले अगर आप भी अपने माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमारे संस्कारों को बढ़ावा देगा। सुमन ने विक्रम की धमकी की परवाह नहीं की, वह दौड़कर अंदर गई और एक कुर्सी ले आई। उसने सावित्री देवी को बड़े प्यार से उस पर बिठाया और अपने पास से पानी की बोतल निकालकर उन्हें पानी पिलाया। सुमन ने अपने पल्लू से सावित्री देवी का भींगा हुआ सर पोंछा और बोली, माँ जी आप दुखी मत हो, ये बड़े लोग हैं, बड़ी बातें करते हैं, आप मुझे बताइए आपको कैसा हार चाहिए, मैं आपको दिखाऊंगी। सावित्री देवी ने कांपते हाथों से पानी पिया और सुमन के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, जीते रहो बेटी, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। तो मुझे मेरी पोती के लिए एक भारी रानी हार चाहिए, सुना है तुम्हारे यहाँ का काम शहर में सबसे अच्छा है। सुमन जानती थी कि रानी हार की कीमत लाखों में होती है, फिर भी उसने बुजुर्ग का दिल रखने के लिए कैटलॉग उठाया और उन्हें तस्वीरें दिखाने लगी। विक्रम यह सब देख रहा था और गुस्से से लाल पीला हो रहा था। उसने मन ही मन फैसला कर लिया था कि आज शाम को वह सुमन को नौकरी से निकाल देगा। तभी सावित्री देवी की नजर एक तस्वीर पर रुकी। वह बोली, बेटी यह वाला हार, यह जो सबसे ऊपर है, मुझे यह देखना है, इसकी कीमत क्या होगी? सुमन ने देखा, वह शोरूम का सबसे महंगा और नायाब टुकड़ा था। हीरा और पन्नों से जड़ा हुआ हार वाकई शाही था। सुमन ने झिझकते हुए कहा, माँ जी यह बहुत सुंदर है, इसकी कीमत 50 लाख रुपए है। इससे पहले कि सावित्री देवी कुछ बोलती, विक्रम तेजी से आया और सुमन के हाथ से कैटलॉग छीनकर जमीन पर फेंक दिया। वह चिल्लाया, बहुत बहुत हो गया तेरा ड्रामा, 50 लाख? अरे तेरे पास 50 रुपए भी हैं इस पोटली में, तू यहाँ रेकी करने आई है ना, ताकि बाद में चोरी करवा सके, मैं पुलिस को बुलाता हूँ। विक्रम ने सावित्री देवी का हाथ पकड़ा और उन्हें कुर्सी से खींच खड़ा किया। वह उन्हें धक्के मारते हुए दरवाजे की तरफ ले जाने लगा। सावित्री देवी रो रही थी, बेटा मेरे साथ ऐसा मत कर, मैं चोर नहीं हूँ, मैं सच में खरीदने आई हूँ। सुमन रोते हुए विक्रम के पैरों में गिर गई, सर प्लीज ऐसा मत करिए, पाप लगेगा सर। लेकिन विक्रम के सिर पर घमंड का नशा सवार था। उसने सावित्री देवी को दरवाजे के बाहर कीचड़ में धक्का दे दिया। सावित्री देवी गिर पड़ी, उनकी पोटली खुलकर उसमें रखा एक पुराना टिफिन और कुछ कपड़े कीचड़ में बिखर गए। विक्रम और बाकी स्टाफ हंसने लगे, देखा 50 लाख का हार लेगी है, टिफिन में सूखी रोटियां लेकर घूम रही है। सावित्री देवी कीचड़ में बैठी रो रही थी और अपमान के घुट पी रही थी। बारिश और तेज हो गई थी। तभी अचानक सायरन की आवाज गूंजी। शोरूम के ठीक सामने 3 काली गाड़ियां आकर रुकी। बीच वाली गाड़ी पर लाल बत्ती लगी थी और सरकारी झंडा लहरा रहा था। गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से शहर के कलेक्टर जिलाधिकारी साहब रविशंकर जी तेजी से बाहर निकले। उनके पीछे पुलिस कमिश्नर और 2 बड़े व्यापारी भी थे। विक्रम और उसका पूरा स्टाफ यह देखकर हक्का बक्का रह गया। विक्रम ने सोचा शायद कोई वीआईपी विजिट है। वह अपने कोट की बटन बंद करते हुए चेहरे पर बनावटी मुस्कान लेकर स्वागत के लिए दौड़ा। स्वागत है सर, आइए
सर, आइए हमारे शोरूम में आपका आना हम लोगों के सौभाग्य की बात है, विक्रम ने हाथ जोड़ते हुए कहा। लेकिन कलेक्टर रविशंकर की नजर विक्रम पर नहीं थी, उसकी नजर कीचड़ में गिरी उस बुजुर्ग महिला पर थी। रविशंकर का चेहरा गुस्से और दर्द से तमतमा उठा और दौड़ते हुए कीचड़ में गए और उस बुजुर्ग महिला के चरणों में गिर पड़े। माँ, आप यहाँ इस हाल में और ये कीचड़। कलेक्टर साहब ने अपनी महंगी शर्ट की परवाह किए बिना सावित्री देवी को उठाया और गले लगा लिया। यह दृश्य देखकर विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके हलक से आवाज नहीं निकल रही थी। पूरे स्टॉप पत्थर की मूर्त बन गया था। जिस औरत को उन्होंने भिखारी समझकर धक्का दिया था वह शहर के सबसे पावरफुल आदमी कलेक्टर साहब की माँ थी। सावित्री देवी अभी भी सिसक रही थी। उन्होंने रोते हुए कहा, रवि बेटा, मैं तो बस अपनी पोती यानी तेरी बेटी के लिए उसकी शादी का तोहफा खरीदने आई थी। मैंने सुना था यह शहर का सबसे बड़ा शोरूम है, लेकिन यहाँ के लोगों के दिल बहुत छोटे हैं बेटा। उन्होंने मुझे धक्के मारकर निकाल दिया, मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया। रविशंकर की आंखों में अंगारे दहक रहे थे। उन्होंने मुड़कर विक्रम को देखा। विक्रम कांप रहा था, पसीने की बूंद उसके माथे से टपक रही थी। वह लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा, सर मुझे नहीं पता था सर, गलती हो गई सर। रविशंकर ने एक जोरदार तमाचा विक्रम की गाल पर सिद्ध किया। आवाज इतनी तेज थी कि शोरूम के कांच थर्रा गए। गलती? इसे तुम गलती कहते हो? रविशंकर दहाड़े। यह अपराध है। एक बुजुर्ग के साथ ऐसा व्यवहार सिर्फ इसलिए नहीं कि उनके कपड़े साधारण थे। तुम्हें पता है मेरी माँ आज भी गांव में सादा जीवन जीना पसंद करती है, जबकि उनके पास इतनी जमीन जायदाद है कि वो ऐसे 10 शोरूम खरीद सकती है। वो चाहती तो मुझे फोन करके घर पर ज्वेलरी मंगवा सकती थी, लेकिन उन्हें खुद आकर पसंद करना था। दोस्तों, क्या कलेक्टर साहब को इस बदतमीज मैनेजर को जेल भेज देना चाहिए? कमेंट में हाँ या ना लिखकर अपनी राय जरूर दें। और कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तभी शोरूम के असली मालिक सेठ धनराज जी अपनी गाड़ी से उतरकर वहां पहुंच गए। भीड़ देखकर वो घबरा गए। जब उन्हें पता चला कि उनके मैनेजर ने कलेक्टर साहब की मां के साथ बदसलूकी की है तो उनके हाथ पांव फूल गए। सेठ धनराज दौड़कर आए और सावित्री देवी के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ही अपनी निगरानी में कमी रखी, जो ऐसे अहंकारी लोगों को काम पर रखा, यह मेरी गलती है। फिर सेठ धनराज ने विक्रम की ओर देखा और चिल्लाए, विक्रम, तुम इसी वक्त से नौकरी में बर्खास्त हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं ज्वेलर्स एसोसिएशन से तुम्हारी शिकायत करूंगा ताकि पूरे देश में तुम्हें कोई नौकरी ना दे। निकल जाओ यहाँ से। पुलिस कमिश्नर आगे बढ़कर कहा, रवि सर, अगर आप कहें तो इस पर बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट का केस दर्ज करूं, इसे अभी हवालात में डालते हैं। विक्रम अब चुप सचमुच रो रहा था और सावित्री देवी के पैरों में गिर गया। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। सावित्री देवी तो एक माँ थी, उनका दिल पसीज गया। उन्होंने अपने बेटे का हाथ पकड़ा और कहा, रवि, इसे पुलिस के हवाले मत करो, इसके बच्चों की क्या गलती है, लेकिन हाँ, इसे इसकी गरीबी की सजा, इसके करने की सजा मिलनी चाहिए ताकि यह दोबारा किसी गरीब या बुजुर्ग का तौहीन न करे। सेठ धनराज ने तुरंत फैसला लिया। उन्होंने कहा, ठीक है माँ जी, विक्रम ने नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, लेकिन अब यह मैनेजर नहीं रहेगा। आज से इस शोरूम के सफाई कर्मचारी का काम करेगा। इसे वही काम करना होगा जो यह दूसरों को छोटा समझकर करने को कहता था, टॉयलेट साफ करना और फर्श पर पोछा लगाना। अगर मंजूर है तो रुके, वरना जाए। विक्रम के पास कोई चारा नहीं था। उसने सर झुकाकर अपनी सजा कबूल कर ली। उसका सारा घमंड कीचड़ में मिल चुका था। इसके बाद सावित्री देवी ने भीड़ में खड़ी सुमन को पास बुलाया। सुमन डर रही थी। सावित्री देवी ने सेठ धनराज के कहा, बेटा, इस पूरे शोरूम में सिर्फ एक यही लड़की है जिसके पास संस्कार है। इसने मेरी गरीबी नहीं, मेरी उम्र और मेरी तकलीफ देखी। अगर इसके जैसे कर्मचारी होंगे तभी तुम्हारी दुकान में बरकत होगी। सेठ धनराज ने मुस्कुराते हुए कहा, आप सही कह रही है माँ जी। सुमन बेटी, आज से तुम सेल्स गर्ल्स नहीं हो, आज से तुम इस शोरूम की नई मैनेजर हो। तुम्हारी इंसानियत ने आज हमारे शोरूम की इज्जत बचा ली। सुमन की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। उसने सावित्री देवी के पैर छुए। सावित्री देवी ने उसे गले लगाया और कहा, बेटी, हमेशा याद रखना, इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके व्यवहार से होती है। उस दिन सावित्री देवी ने वहां से 50 लाख का नहीं बल्कि 1 करोड़ का हीरो का सेट खरीदा। सुमन ने खुद अपने हाथों से वह हार पैक किया और विक्रम वह हाथ में पोछा लिए सिर झुकाए फर्श पर साफ कर रहा था और हर आने जाने वाले की अब इज्जत की नजर से देखने को मजबूर था। नैतिक शिक्षा। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी किसी के बाहरी दिखावे से उसकी औकात का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। समय और भाग्य का पहिया कब घूम जाए कोई नहीं जानता। असली अमीर वह नहीं जिसके पास दौलत है, असली अमीर वह है जिसके पास अच्छे संस्कार और दूसरों के लिए दया है। घमंड एक न एक दिन चकनाचूर होता ही है, जैसे मैनेजर विक्रम का हुआ। अगर इस कहानी से आपके दिल को छुआ है तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। और क्या पता आपके शेयर की गई यह कहानी किसी के अंदर के घमंड को तोड़कर उसे एक बेहतर इंसान बना दे। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।